हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ऑप्टिमाइज योर हुडनी वर्कफ्लो। क्योंकि काफ़ी लोगों के पास एक अच्छा पीसी नहीं होता है, जिसके कारण वो ये सेटअप्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते हैं और उसी कारण वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। और फ्रस्ट्रेटेड होना बनता भी है, क्योंकि हुडनी एक कोई ईजी सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके वर्कफ्लो को हम बिना ऑप्टिमाइज करे एक लो एंड पीसी पे चला सके। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप अपने हुडनी वर्कफ्लो को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड उसको लो एंड पीसी पे भी इजीली रन करा सकते हैं। ओके एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो टिप नंबर 1 है यूज़ एसेट सिस्टम। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक ग्रिड है एंड देन मैंने उसको बेंड किया है और उस पर यूवीज वगैरह दिए। तो मैंने एक बैकड्रॉप बनाया और बैकड्रॉप मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ अपने रेंडर्स के लिए, जहाँ पे मैं अपने पीछे बैकड्रॉप यूज़ करता हूँ रेंडर्स में। तो ये बार बार बनाना बहुत ही अनोइंग हो जाता है कभी कभी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक एच बना के रख लेता हूँ अपने पास, जिससे कि मैं इसको कभी भी यूज़ कर सकता हूँ। जस्ट वन क्लिक ये नोट की तरह सेव हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जाना है एंड क्रिएट डिजिटल एसेट्स। और यहाँ पे बैकड्रॉप ये नेम सेव कर ही रहा है क्रिएट, और यहाँ पे हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, नो चेंजेस। एंड ये हमारा आ गया अप्लाई एंड एक्सेप्ट, नो चेंजेस, एक्सेप्ट, नो चेंजेस। ओके, तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा अब यहाँ पे एंड बैकड्रॉप लूँ दोबारा से, तो यहाँ पे मुझे एक एच की तरह ये मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ये लॉक होंगे आपके। अगर आपको चेंज करने हैं या कोई मटेरियल वगैरह साइन करना है तो आपको इसको अलाउ एडिटिंग ऑफ कंटेंट करके आप इसको कर सकते हैं यूज़। तो ये मेथड काफ़ी यूज़फुल है, आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इससे बैकड्रॉप ही बनाएं, आप इससे कुछ भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। कोई सेटअप क्रिएट कर सकते हैं स्मोक का, पार्टिकल का, जिसमें आप सिंपल आप एमिटर चेंज करें एंड देन वो वर्क करे। तो इस तरीके से आपका वर्कफ्लो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। ओके, एंड टिप नंबर 2 है ऑर्गेनाइज योर नोट्स। तो हुडनी में आप जब भी वर्क करते हैं तो अपने नोट्स को हमेशा ऑर्गेनाइज करिए, क्योंकि आज ज़रूरी नहीं है कि ये फाइल आप ही यूज़ कर रहे हैं, आपके बाद आप किसी को इसको देते भी हैं तो उसको भी काफ़ी समझ आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं सीन में। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ ज्योमेट्री इंपोर्ट किए, तो ज्योमेट्री के नोट्स अलग लिए हैं और यहाँ पे कैमराज अलग है, लाइट्स यहाँ पे दे रखी है, सिमुलेशन पार्ट अलग है, उसको कलर कर रखे हैं नोट्स को। तो इससे काफ़ी सही लगता है कि दूसरे बंदे को भी पता चलता है कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है। ओके, एंड अंदर भी अगर जो भी आपके इसके अंदर जाएंगे आप, जैसे कि मैं पार्टिकल सिस्टम के अंदर जाता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी नोड ऑर्गेनाइज है मेरे। जो चीज़ें यूज़ करनी है सिर्फ वही है, कोई फालतू के नोट्स नहीं है। यहाँ पे कोलिजन है, कोलिजन साइड में दे रखा है, पार्टिकल ऊपर दे रखे हैं, यहाँ पे बाकी की अनदर सिमुलेशन डेब्रिस वगैरह की अलग कर रखी है। ठीक है, इस तरीके से अपने नोट्स को हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखें एंड क्लीन करके रखें। एंड इसी में बता देता हूँ आपको टिप नंबर 3 कि यूज़ कैशिंग वाइजली। ओके, तो जहाँ भी आपको ज़रूरत लगे कि यहाँ पे मेरा वर्कफ्लो थोड़ा सा हैंग कर रहा है, लैग कर रहा है, तो वहाँ पे कैश यूज़ करें। ओके, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे सेटअप में दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने वेलोसिटी ट्रांसफ़र की है जस्ट ज्योमेट्री पे, लेकिन ये इतना लैग नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने फिर भी इसको कैश किया पॉइंट सोर्स के एज अ पॉइंट सोर्स। उसके बाद मैंने उसको वॉल्यूम वीडीवी कर फिर पार्टिकल सिमुलेशन करके फिर दोबारा कैश किया एंड देन फिर दोबारा कैश किया ज्योमेट्री में कन्वर्ट करके, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे काफ़ी ऑप्टिमाइज होता है, क्योंकि ये बार बार कैलकुलेट नहीं करता पीछे से। अगर आप कैश नहीं करेंगे यहाँ पे तो पहले ये पूरा इसको कैलकुलेट करेगा एंड देन यहाँ पे वर्क करेगा पार्टिकल सिस्टम में। तो उससे अच्छा है कि आप इसको कैश कर लें, जिससे कि वो बार बार कैलकुलेट ना करे एंड आपकी सिमुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाए। एंड फोर्थ टिप है कि ऑप्टिमाइज योर ज्योमेट्री। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास एक राइनो एंड ये एक ज्योमेट्री मैंने इंपोर्ट किया बाहर से। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि इतनी ही लाइट होगी। जैसे कि मैं यहाँ चलाता हूँ तो देखो कितनी लैग चल रही है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट्स ज़्यादा हैं, प्रिमिटिव्स ज़्यादा हैं, डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर मुझे इसे सिर्फ कोलिजन के लिए यूज़ करना है, ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसकी ऑप्टिमाइज़ करूँगा इस ज्योमेट्री को। तो मैं क्या करूँगा, रिड्यूस पॉली। ओके, तो मैं ये लूँगा जिससे पॉलीगन रिड्यूस होंगे, ये काफ़ी लो रेज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कीप टू परसेंटेज है, मैं यहाँ पे 20% कीप करता हूँ पूरी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम इसमें पॉलीगन्स अब हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं कितने पॉलीगन्स है, 6000 पॉइंट्स और 10,000 प्रेमिट्स है। और पहले कितने थे, ये देखिए 52,000 पॉइंट्स और 51,000 प्रेमिट्स पहले थे। तो इससे काफ़ी आपका ज्योमेट्री भी ऑप्टिमाइज होती है। अगर आपको सिर्फ कोलिजन वगैरह करना है तो आप इसको फिर कैच कर सकते हैं। टिप नंबर 5 है मैनेज सिमुलेशन टाइम्स। ओके, तो जब भी हम सिमुलेशन करते हैं तो सबसे पहली बात है आप ध्यान रखिए, आप कोई भी ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं किसी भी का भी, तो वो क्या करते हैं, वो काफ़ी हाई हाई वैल्यूज़ पे बहुत ही कम वॉक्सल साइज़ पे अपनी सिमुलेशन को रन करते हैं। क्यों?
क्योंकि उनके पास एक अच्छा हाई एंड पीसी होता है जो भी आपको सिखा रहा है या कुछ भी कर रहा है। तो वो क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको वॉक्सल साइज, मैंने ये फाइनल वॉक्सल साइज 0.1 है मेरा, ठीक है। लेकिन मैं इसको इस पे टेस्ट नहीं करूँगा कभी भी कि मेरा सोर्सिंग कैसे वर्क कर रहा है, मेरी वेलोसिटी कैसे वर्क कर रही है। मैं इसको हमेशा 0.1 की जगह 0.2 पे मैं इसको हमेशा वैल्यू को कम रखूँगा, जो कि मेरा पीसी झेल पाए जिस चीज़ को, ठीक है, कंट्रोल कर सके वॉक्सल साइज़ को। एंड देन फाइनल होगा तो मैं सीधे कैच डालूँगा, ना कि अपने चलाऊँगा इस पे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, और सब स्टेप वब स्टेप भी जब भी बढ़ाए जब आपको कैश वगैरह करना हो, टेस्टिंग पे नहीं करना है, करें इस चीज़ को। ओके, एंड मेन चीज़, हमेशा जो चीज़ तुम्हें यूज़ नहीं करनी वो चीज़ को ना ही एक्सपोर्ट करो और ना ही कैश करो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आउटपुट पे जाता हूँ, मैंने सिर्फ डेंसिटी और कलर यूज़ किया है एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट सब ऑन होते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखें, इसको बंद करें, वीडियो में भी कन्वर्ट करें एंड यूज़ 16 बिट फ्लोट। ये तो स्पेसिफिक हो गया वॉल्यूम्स के लिए, ठीक है। लेकिन आप कुछ भी ज्योमेट्री कर रहे हैं, अगर आपको नीड नहीं है किसी फालतू के एट्रीब्यूट्स की, तो उसको डिलीट करके ही कैश करें, जिससे कि आपका डिस्क स्पेस भी बचे एंड वो काफ़ी फास्ट वर्क करे। ओके, टिप नंबर 6, ऑप्टिमाइज योर रेंडर सेटिंग। ओके, ज़्यादातर हमें प्रॉब्लम आती है रेंडर करने में, क्योंकि रेंडर टाइम ही इतना ज़्यादा हो जाता है हमारे जो भी हम इफेक्ट क्रिएट करते हैं, कि उसको हम रेंडर नहीं कर पाते एंड उसको ड्रॉप कर देते हैं बीच में ही। ओके, तो ऐसा ना हो उसके लिए क्या है बेटर, कि आप ज़्यादातर हाई रेजोल्यूशन पे ना निकालें, एचडी पे जाके ना निकाले रेजोल्यूशन को, क्योंकि कभी कभी बहुत से लोग क्या करते हैं, वो 1280 720 की जगह बहुत हाई रेस पे चले जाते हैं, एंड इस पे भी करते हैं तो वो पिक्सल सैंपल इतने ज़्यादा कर देते हैं जिससे कि उनका टाइमिंग बहुत ज़्यादा लेता है, ठीक है। कभी भी टेस्टिंग टाइम पे इसको ना बढ़ाएं, ठीक है। ये सिर्फ चेकिंग के लिए आप देख सकते हैं कि कैसे आपका रेंडर वर्क कर रहा है। मोशन ब्लर वगैरह अगर यूज नीड है तो ही यूज़ करें, ओके। अगर आपके उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मोशन ब्लर यूज़ करना ही है, तो आप उसको यूज़ ना करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। फिर डेप्थ ऑफ फील्ड भी ऐसे ही टाइम लेता है, ठीक है। और मैं कहूँगा कि ये सब चीज़ें यूज़ करें, फोर्स ऑब्जेक्ट, फोर्स मैट एंड अलग अलग तरीके से पासिस को निकालें एंड देन कंपोजिट करें एक साथ, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है। एंड जो चीज़ ज़रूरी है सिर्फ वही यूज़ करें। एंड नॉइस लेवल को भी बहुत से लोग ज़्यादा कम कर देते हैं कि उनकी नॉइस सही आएगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आप लर्निंग पर्पस में हैं या फिर आप कोई अपने लिए प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि उसमें इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी एंड वो होना चाहिए, नॉर्मल डिसेंट क्वालिटी होनी चाहिए जो कि आपके लाइक वर्क को दिखाए, आपके इफेक्ट को सही से शो करे। ओके, दैट्स इट। टिप नंबर 7, रिड्यूस नोड कॉम्प्लेक्सिटी। तो यार जब भी तुम कोई काम कर रहे हो, कि ट्राई करो हमेशा कि जितना हो सके उतना ही लाइट नोड यूज़ करो अपने वर्कफ्लो में। जैसे कि अगर आप डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है डिस्ट्रक्शन के लिए, मैं सब नोड्स के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि आप कोई डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं एंड वहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं आर्बिट्रेरी स्ट्रक्चर, क्यों? क्योंकि ये एक ही नोड्स आपके सारे काम कर देता है, कंक्रीट, वुड, ग्लास सब कर देता है। लेकिन अगर उसकी नीड नहीं है, अगर आप कोशिश करें तो वोरोनोई फ्रैक्चर और बुलियन फ्रैक्चर के थ्रू भी वो चीज़ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको वोरोनोई और बुलियन फ्रैक्चर पे जाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी लाइट नोड है, काफ़ी इजी नोड है इंस्टेड ऑफ आर्बिट्रेरी फ्रैक्चर। ये काफ़ी हैवी एचडी है। अगर आप इसके अंदर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने सारे नोड्स रन हो रहे हैं, एंड इसको खुलने में देखो कितना टाइम लगा, ठीक है। तो और इसके अंदर जाएंगे वोरोनोई फ्रैक्चर के, तो इसके अंदर कुछ है नहीं वैसे तो। मैं इसको अलाउ एडिटिंग ऑफ कंटेंट करके चेक कर लेता हूँ एक बार। तो ये देखिए, इस जो सिंपल नोट्स हैं, इसमें कुछ लाइक रैंगल्स वगैरह है, तो ये काफ़ी लाइक लाइट नोट्स है। आप हमेशा नोट्स की कॉम्प्लेक्सिटी को कम ही करें जब भी आप अपने वर्कफ्लो को क्रिएट कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं आप इफेक्ट वगैरह। ओके, टिप नंबर 9, यूज़ नथिंग। यूज नथिंग से मेरा मतलब है कि आप जब भी अपना सेटअप क्रिएट करें या फिर आप अपने सेटअप को क्लोज कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, जब भी आप उसको दोबारा से लोड करते हो तो वो काफ़ी चीज़ें दोबारा से लोड करता है, सिमुलेशंस को दोबारा से रन करता है, अगर आपने बीच फ्रेम में कहीं सेव कर दिया होगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमेशा क्या करें, जैसे कि मैं करता हूँ, यहाँ पे एक नोड क्रिएट करें नथिंग नाम से, एंड कुछ भी नाम रख दे, मैं ऐसी नथिंग रख देता हूँ, एंड उसको डिस्प्ले करके रखें, ठीक है, जब भी आप फाइल को सेव करें, क्योंकि ये आपका बहुत ही टाइम बचाता है। आप जैसे ही फाइल खोलोगे तो कुछ भी लोड नहीं होगा एंड इंस्टेंट फाइल खुलेगी। एंड यहाँ से मैनुअल पे रखें इसको, वो भी ज़्यादा अच्छा होता है, ऑटो पे ना रखें, वरना सिमुलेशन वगैरह होती है तो फिर वो भी ज़्यादा टाइम लेती है। हमेशा इस तरीके से अपने वर्कफ्लो को में नथिंग का यूज़ करें, जिससे कि आपकी फ़ाइल काफ़ी फास्ट और इंस्टेंट ओपन हो सकेगी। एंड लास्ट टिप, कि हमेशा अपडेट रहें, साइड इफ़ेक्ट्स के डॉक्यूमेंटेशंस को रीड करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो
साइड इफेक्ट्स कम्युनिटी या फिर तो आपको एक पेज मिलेगा साइड इफेक्ट्स फोरम किसी नाम से। तो यहाँ पे काफ़ी लोग अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने वर्कफ्लो को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आप अपनी अपनी प्रॉब्लम्स, दूसरों की प्रॉब्लम्स को हेल्प कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ओके, एंड होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आप अपने वर्कफ्लो को लाइक ऑप्टिमाइज कर सके। एंड आपके पास भी बहुत सारी टिप्स होंगी जो कि आप मुझे लाइक कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, मैं अपनी अपने नेक्स्ट वीडियोस में उनको डेफिनेटली दिखाऊंगा। एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।